एवरीवन, जीकेजीएस की 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज के दूसरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इसका ऑप्शन है ए है केवल एक सही है, क्या केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में ही हुआ था और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी ने ही की थी। हालांकि देखा जाए तो 1907 का सूरत अधिवेशन कोई वास्तविक अधिवेशन नहीं था, क्योंकि 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ ही नहीं। अधिवेशन के शुरुआत में पीछे से चप्पल चल गई जो रास बिहारी घोष और फिरोज शाह मेहता को जाकर के लगी, जिसके बाद 1907 का अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया और फैसला लिया गया था कि अगली बैठक 1908 में की जाएगी। चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का दूसरा क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है लाला लाजपत राय या डी बिपिन चंद्र पॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। और यह कब कहे थे? यह कहे थे 1916 के होम रूल लीग के समय। यह कब कहे थे? 1916 में होम रूल लीग के समय कहे थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी में है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी में है भारत सरकार अधिनियम 1935 या डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा ही प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। हालांकि पूर्ण रूप से 11 प्रांत में इसे लागू 1937 में किया गया था। 1937 तक यह 11 प्रांत में लागू हो गया था। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कथन और कारण वाले प्रश्न है। कथन एक कह रहा है क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। क्या यह कथन सही है? कथन 2 है कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। तो इसमें से कौन से कथन सही है? क्या कथन एक सही है, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था? बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। बिल्कुल नहीं, क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, तभी तो तत्काल इसके बाद क्या किया गया था? 1942 ईस्वी में ही भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था और यह आह्वान क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण ही हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, बी जर्मनी में, सी अमेरिका में या डी जापान में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? अमेरिका में। और यह कब हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में। कहाँ? यूएसए में। इसके स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसके स्थापना का श्रेय दो व्यक्ति को जाता है। एक थे लाला हरदयाल और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था सोहन सिंह भकना। ये दो लोगों को गदर पार्टी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। हालांकि इनसे कई सदस्य जुड़े हुए थे। इनके साथ पंडित कांसीराम थे, करतार सिंह सराभा थे, भाई परमानंद जी थे, ऐसे बहुत सारे और भी क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन क्या 1917 में हुआ था? खेरा आंदोलन क्या 1915 में हुआ था? बारदोली आंदोलन क्या 1925 में हुई थी? या खिलाफत आंदोलन क्या 1917 में हुआ था? इनमें से कौन सा कथन सुमेलित है? ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन क्या 1917 में हुआ था? जी बिल्कुल हुआ था। खेरा आंदोलन क्या 1915 में हुआ था? नहीं। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता थे।
ऑप्शन सी क्या है, बारदोली आंदोलन क्या 1925 में हुआ था? नहीं, बारदोली आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 1928 में। बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में, अली बंधु के नेतृत्व में। अली बंधु के नेतृत्व में यह हुआ था खिलाफत आंदोलन। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाले। पहला कथन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। बिल्कुल, ये बात भी सही है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन या त्रिपुरी संकट के बाद किए थे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी में है लॉर्ड डफरिन, सी में है लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड हार्डिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन। कब हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हालांकि इससे पहले 1884 ईस्वी में यह इंडियन नेशनल यूनियन INU के नाम से 1884 में इसकी स्थापना हो गई थी, जिसका नाम 1885 में बदल करके रखा था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या रखा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो चेंज करने में समर्थन दिए थे या जिनकी वजह से यह परिवर्तित हुआ था INU से INC में, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसने काकोरी कांड में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी अशफाकुल्ला खान, सी राजगुरु या डी राजेंद्र लाहिड़ी। सबसे पहले समझते हैं काकोरी कांड हुआ कब था। यह हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। इससे क्या रामप्रसाद बिस्मिल जी संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है। क्या अशफाकुल्ला खान संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है। क्या राजगुरु जी संबंधित है? बिल्कुल नहीं। क्या राजेंद्र लाहिड़ी जी थे? बिल्कुल। तो यहाँ नहीं वाले पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ऑप्शन देखिए, ए चंद्रशेखर आजाद, बी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, सी राजगुरु और सुखदेव या डी खुदीराम बोस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब बम फेंका था? यह फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से कथन और कारण वाले प्रश्न है। तो सबसे पहला कथन क्या कह रहा है? ऑप्शन भारत का संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। क्या ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कथन 2 क्या कह रहा है? संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, केवल एक सही है, 2 में केवल 2 सही है, सी में दोनों सही है, डी दोनों गलत है। तो कथन एक क्या कह रहा है? भारत का संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। हाँ, बिल्कुल करता है। संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है BR अम्बेडकर या डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह कब बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी
स्थायी अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किए थे 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को क्या किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को यह पारित हुआ था। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी में है स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? बिल्कुल है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? बिल्कुल है। संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? यही गलत है, यह अब नहीं है, यह पहले था। ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ये भी सही है। यानी का कहने का मतलब है जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, पहले यह था आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 31 में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको 300 के क में जोड़ दिया गया था, इसको 300 के क में जोड़ दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको कहाँ जोड़ दिया गया था? 300 के क में जोड़ दिया गया था। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 1973 में ही न्यायालय ने मानने से इनकार कर दिया गया था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत लागू किया गया। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, कुछ फिर से कथन वाले प्रश्न है। कथन एक क्या कह रहा है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, क्या यह कथन सही है? दूसरा कथन है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो चलिए, कथन एक है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का ही होता है, बिल्कुल। हालांकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, उनके इच्छा के अनुसार उनका कार्यकाल निर्धारित हो सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकते हैं। ऑप्शन ए केवल एक सही है, नहीं। केवल दो सही है, नहीं। दोनों सही है, बिल्कुल। इसका 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद पारित किया गया था? बेसिकली यह क्वेश्चन क्या चाह रहा है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके बाद मौलिक अधिकार को संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई थी। ऑप्शन ए में है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह कब का अधिनियम है? 1971 का। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है? 1976 का। 1976 का। 44वां 1978। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इससे पहले गोलकनाथ बनाम भारत संघ के मामला में क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार से संबंधित संशोधन को संसद के अधीन नहीं रखा। यानी कि कहने का मतलब है कि संसद कोई भी मौलिक अधिकार पे संशोधन नहीं कर सकता, जिसके बाद ही 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया था, जिसके बाद संशोधन कर सकती है संसद। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है? तो और ऑप्शन है इसका, ए में है अनुच्छेद 19, बी में है अनुच्छेद 21 का ए, सी में है अनुच्छेद 25 या डी अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 21 का ए। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 फिर से कथन वाले प्रश्न है। कथन एक क्या कह रहा है? कथन एक कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या ये कथन सही है? कथन नंबर 2, CAG को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है। क्या ये कथन सही है? ऑप्शन देखिए, ए में है केवल एक सही, बी में केवल दो सही, सी में दोनों सही, डी में दोनों गलत। डी में क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसका दोनों सही है। CAG का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसको हटाया किस तरह से जा सकता है? जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अच्छा, CAG का आर्टिकल कितना से कितना तक है, ये आप बताइएगा, या फिर 148 से 151 तक। चलिए, आपके लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ देंगे, वहां से आप आंसर दे दीजिएगा। हालांकि आपसे एक क्वेश्चन पीछे मैंने छोड़ा है आपके लिए। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? क्या? ऑप्शन ए पंचायत, बी में है भाषा, सी में है चुनाव, या डी न्यायपालिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में या फिर मूल संविधान में कितने भाषा थे? तो 14 भाषा थे, प्लस इसमें एक भाषा जोड़ा गया, प्लस इसमें 3 भाषा जोड़ा गया, प्लस इसमें 4 भाषा जोड़ा गया। टोटल अभी कितने भाषा हैं? 22 भाषाएं शामिल है। पहला जो जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत पहला भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा और जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको याद करने का ट्रिक है नमक। इसको ध्यान रखने का ट्रिक क्या है? नमक। अगर आपको याद नहीं होता है तो नमक से याद रखिएगा। न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी, और क से हो जाएगा कोंकणी। क से क्या हो जाएगा? कोंकणी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़े गए थे। इसके बाद 4 भाषा और जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। इसके तहत किस भाषा को जोड़ा गया था? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसको ध्यान, अगर आपको याद नहीं होता है तो इसको कुछ न्यूमोनिक बना करके आप इसको याद रख सकते हैं। SDM-B इसके तहत एक न्यूमोनिक तैयार हो जाता है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। एस से क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा संथाली, डी से क्या हो जाएगा? डोंगरी, एम से क्या हो जाएगा? मैथिली, और बी से क्या हो जाएगा? बोडो। यानी कि एक न्यूमोनिक तैयार हो गया, जिससे आपको ध्यान रहेगा। 14 + 1 + 3 + 4 + 22। पहला भाषा जोड़ा गया था सिंधी, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, नमक, न से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया, SDM-B। एस से हो जाएगा संथाली, डी से डोंगरी, एम से क्या हो जाएगा? मैथिली, और बी से हो जाएगा बोडो। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है, क्या राष्ट्रपति होते हैं, क्या प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, या फिर लोकसभा अध्यक्ष होते हैं? राज्यसभा का पदेन सभापति, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होंगे, यह आर्टिकल किसमें दिया गया है? आर्टिकल 64 और 89, इस दोनों आर्टिकल में दिया गया है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? क्या पुलिस समवर्ती सूची में है, क्या रक्षा समवर्ती सूची में है, क्या शिक्षा समवर्ती सूची में है, क्या विदेश नीति समवर्ती सूची में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो समवर्ती सूची में यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, यानी कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। पुलिस किस लिस्ट का विषय है? पुलिस स्टेट लिस्ट का विषय है। रक्षा
रक्षा हो जाएगा यूनियन लिस्ट का विषय है। शिक्षा कंकरेंट लिस्ट का विषय है। और विदेश नीति ये भी यूनियन लिस्ट का विषय है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का अगला क्वेश्चन 21 ज्योग्राफी से शुरू होता है। ये भी कथन वाले प्रश्न है। कथन एक क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। कथन दो कह रहा है पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है? क्या केवल एक सही है, क्या केवल दो सही है, क्या दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व ही घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है। अच्छा, दो ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व ना घूम करके पूर्व से पश्चिम घूमता है। वो दो ग्रह कौन सा है? वो है एक ग्रह है शुक्र और एक ग्रह है अरुण। ये क्या करते हैं कि पश्चिम से पूर्व ना घूम करके पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए क्या यमुना है, बी में है क्या गंगा है, ऑप्शन सी में है क्या ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन डी क्या गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। अच्छा, गोदावरी की लंबाई कितनी है? गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। यमुना रह गया, यमुना की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। यमुना की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितने किलोमीटर बहती है? तो यह 916 किलोमीटर भारत से होकर के बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। और यह भारत से होकर, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और भारत से होकर के बहने वाली सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, जो भारत में कितने किलोमीटर बहती है? 916 किलोमीटर बहती है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? क्या मालवा का पठार है, क्या दक्कन पठार है, क्या छोटा नागपुर पठार है, या फिर मेघालय पठार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर का पठार। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये भी कथन वाले प्रश्न है। कथन एक क्या कह रहा है, मानसून शब्द क्या अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना है? कथन दो है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक वर्षा करती है। कौन सा कथन सही है? क्या केवल एक सही है, या बी सही है, या फिर दोनों सही है, या दोनों गलत है? तो इसका जो कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से ही क्या बना है? मॉनसून बना है। और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जून से सितंबर तक ही वर्षा करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि बेमेल है, असंगत, या फिर इसको असत्य कह सकते हैं? चलिए देखते हैं। अनायमुड़ी क्या केरल राज्य में है, गुरु शिखर क्या राजस्थान में है, डोडा बेटा क्या कर्नाटक में है, और सांडा कफू क्या पश्चिम बंगाल में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन में है ऑप्शन ए केवल सी, बी में है केवल डी, सी में है केवल बी, और डी में है ए और सी। असंगत पूछा है। क्या अनायमुड़ी केरल राज्य में है? हाँ बिल्कुल है, अनायमुड़ी केरल में ही तो है। गुरु शिखर कहाँ है? क्या राजस्थान में? बिल्कुल सही है। डोडा बेटा क्या कर्नाटक में है? नहीं, यही गलत है। और डी में है सांडा कफू क्या पश्चिम बंगाल में है? हाँ बिल्कुल। तो इसका जो डोडा बेटा है यह कर्नाटक में ना होकर के डोडा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में है। अच्छा, अनायमुड़ी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। अनायमुड़ी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? अनायमुड़ी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो अनायमुड़ी का जो ऊंचाई है वो है
2695 मीटर। अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, 2695 मीटर। गुरु शिखर कितना है? गुरु शिखर की ऊंचाई है, गुरु शिखर 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर, 1722 मीटर है। अच्छा, डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? डोडा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर। अच्छा, सांडाकफू जो पश्चिम बंगाल में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 3636 मीटर, 3636 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सी ही असंगत है। डोडा बेटा कर्नाटक में नहीं, कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन नंबर 27 कथन वाले प्रश्न है फिर से। कथन एक क्या कह रहा है? कथन एक है, सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है। क्या ये सही है? सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है, बिल्कुल सही है। कथन दो क्या कह रहा है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। अच्छा, सुंदरवन डेल्टा में कौन सा वन पाया जाता है? वन पाया जाता है, वो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन, यहाँ पर एक खास प्रकार की वृक्ष पाई जाती है, सुंदरी वृक्ष, जिसके नाम पर पड़ा है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी में है इंदिरा पॉइंट, सी में है रामेश्वरम, डी में है कार निकोबार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को भी पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। यह कितने अक्षांश पे है? 6 डिग्री 45 मिनट। अच्छा, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो एक चीज और समझ में आएंगी। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। और अगर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये 8 डिग्री 4 मिनट। हालांकि इंदिरा पॉइंट जो है यह कहाँ है? ग्रेट निकोबार पे है, और यह 2004 की सुनामी में पूरी तरह डूब गई। फिर भी भारत अपना दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को ही मानती है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में पश्चिम यूरोप की जलवायु को अपेक्षाकृत गर्म बनाए रखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती? ऑप्शन ए क्या कैनारी जलधारा है, बी में लेब्राडोर जलधारा है, सी गल्फ स्ट्रीम धारा है एवं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, या डी बेंगोला जलधारा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम एवं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। आज का अगला क्वेश्चन एवं अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन ए समताप है, क्या आयन मंडल है, क्या क्षोभ मंडल है, या फिर बहिर्मंडल है? सबसे निचली परत की बात कर रहा है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं ये सभी क्षोभ मंडल में ही होती है। और समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे बेहतर है। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर है जो हमें यूवी रे से बचाता है। ये था आज का क्लास। तो कैसा लगा आप सभी को क्लास? ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही प्रतिदिन 30 क्वेश्चन प्लस